दोस्तों, आप सभी को मेरा आदाब और नमस्कार। मैं मुश्ताक अहमद आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। आपने एक पोस्ट की सोशल मीडिया पर, जिसमें आपने बहुत सारी उम्मीदें थी कि इस पर कमेंट आएँगे, लोग आपको लाइक करेंगे। लेकिन सुबह हमको पता चला कि वो पोस्ट सरकार द्वारा डिलीट कर दी गई है। तो सरकार द्वारा डिलीट की गई पोस्ट को आप लोग मानेंगे कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच पर एक तरीके से सरकार का आक्रमण है। इस तरीके से आप उसका विरोध करेंगे। आप ये कहेंगे कि आर्टिकल 19 में जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वो आपका छीना जा रहा है। लेकिन एक सवाल और भी है, कोई व्यक्ति इसी आज़ादी का लाभ उठाकर किसी को धमकाने लगे, कोई क्राइम करने लगे या गलत भ्रांतियाँ फैलाने लगे, तो आप क्या कहेंगे? फिर भी आपकी एक्सप्रेशन की आज़ादी होगी? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारी आज़ादी के एक निश्चित दायरा है और इस दायरे को रेस्ट्रिक्ट किया गया है कि हम किस दायरे में अपनी बातों को कहें। इस तरह की आज़ादी किसी भी व्यक्ति को नहीं दी जा सकती, जिससे कि अन्य व्यक्तियों को की आज़ादी को नुकसान हो। इसका मतलब ये हुआ कि जो नागरिक होते हैं, जिनको सोशल मीडिया पर लिखने की आज़ादी है, उनको क्या फ्रीडम दी गई है और दूसरा सरकार द्वारा उन पर क्या लिमिटेशंस लगाई गई हैं, इन दोनों के बीच से निकलता है आर्टिकल 19। दोस्तों, आज हम आर्टिकल 19 के बारे में बात करेंगे। बहुत साधारण और सिंपल शब्दों में आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह आर्टिकल 19 हमारे संविधान के तहत कार्य करता है और हमारे दैनिक जीवन में इसका क्या उपयोग है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत 6 तरह की आज़ादियाँ दी गई हैं। इन आज़ादियों का हम कितना सही तरीके से इस्तेमाल कर पाते हैं, क्या ये आज़ादियाँ जो है सही तरीके से भारत के नागरिक कर पा रहे हैं, इस तरह की कई तरह के मूल्यांकन और विश्लेषण हम इस वीडियो में करेंगे। इसके साथ साथ मौजूदा हालात में किस तरह उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, इस बारे में भी हम बात करेंगे। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप सब इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इससे जो जानकारी आपको प्राप्त हो रही है, मुझे उम्मीद है कि उनसे जो हमारे दर्शक हैं, उनको लाभ हो रहा होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 1A कहता है कि आप अपनी बात को कहीं पर भी रख सकते हैं, आप डिबेट कर सकते हैं, आप अपने विचारों का एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसमें आप सोशल मीडिया पर अपने मत को रख सकते हैं। ये पूरी आज़ादी आपको भारतीय संविधान देता है और कहते हैं कि जहाँ पर बोलने की आज़ादी नहीं होती, वहाँ पर विकास नहीं हो सकता, क्योंकि बोलने से हमारे विचार सामने आते हैं और इन विचारों से ही नए विचार जन्म लेते हैं। तो जैसा कि कार्ल मार्क्स ने कहा था कि वाद, प्रतिवाद और संवाद, यानी संवाद बढ़ने के लिए वाद और प्रतिवाद का होना जरूरी है। तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 1A के तहत ये बात कही गई है। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि क्या ये एक्सप्रेशन की आज़ादी हमें पूरी तरीके से अनलिमिटेड दी गई है। तो आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम समाज के बीच रहते हैं, सोसाइटी के बीच रहते हैं और एक देश के बीच रहते हैं, विभिन्नताओं के बीच रहते हैं। तो हमारी जो लैंग्वेज है वो इस तरह की होनी चाहिए, किसी व्यक्ति को ठेस ना पहुंचे। हम किसी व्यक्ति के धर्म को ठेस नहीं पहुंचा सकते, किसी समुदाय को ठेस नहीं पहुंचा सकते, देखिए किसी व्यक्ति विशेष को हम जो नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इन सारी रेस्ट्रिक्शंस के बीच में हमको ये आज़ादी दी गई है संविधान में कि हम क्या बोलते हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे बोलने की लिमिटेशंस क्या है। अगर आपको ये पता है तो वहाँ के नागरिकों को माना जाता है कि वो अपने बोलने की आज़ादी का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कहीं पर हेट स्पीच दी जाती है और किसी समुदाय विशेष को गलत कहा जाता है और बार बार गलत कहा जाता है, तो ये समझ लीजिए कि ये आज़ादी का दुरुपयोग है। उसमें सरकार का इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वो इसको एक क्राइम मानकर चलती है और क्राइम मानकर चलते उसको रोकने की कोशिश की जाती है। तो ये भी सरकार का एक इंटरवेंशन के बिना इस आज़ादी को पूरी तरीके से लागू करना बहुत मुश्किल है। अगर किसी व्यक्ति की स्पीच से ऑफेंस पैदा होने लगे तो सिचुएशन बदल जाती है। अगर उस स्पीच से किसी समुदाय विशेष को नुकसान हो रहा है या देश की रेपुटेशन खराब हो रही है, किसी व्यक्ति विशेष की रेपुटेशन खराब हो रही है, तो इसका मतलब ये समझिए कि उस पर सरकार रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। तो ये सरकार के जो रेस्ट्रिक्शंस लग रहे हैं, ये इसी आज़ादी का हिस्सा है। तो सरकार के रेस्ट्रिक्शंस के ग्राउंड्स क्या क्या बोल सकते हैं, जैसे कि अगर किसी व्यक्ति विशेष का डिफेमेशन कोई करता है तो उस पर सरकार एक्शन ले सकती है। दूसरा, देश की सॉवरेनिटी के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता। तीसरा, पब्लिक ऑर्डर जो है उसको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। चौथा, नैतिकता यानी मोरल ग्राउंड्स जो है वो मजबूत होने चाहिए, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति गाली का इस्तेमाल करता है, उल्टे सीधे शब्दों का इस्तेमाल करता है और एक्सप्रेशन के दौरान, उससे जो है वो भी रेस्ट्रिक्शंस के दायरे में आएगा। नंबर 4 में आता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी स्पीच के माध्यम से कोर्ट की डिग्निटी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर कोई व्यक्ति अपने स्पीच के माध्यम से कोर्ट की डिग्निटी को नुकसान पहुंचाता है तो उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चलेगा, यानी कोर्ट की जो एक डिग्निटी है, कोर्ट का जो रेस्पेक्ट है, कोर्ट का जो ऑनर है, उसको ध्यान में रखकर हमेशा बात करेगा, उसके खिलाफ नहीं जाएगा। और अगर कोई व्यक्ति जाता है तो उस पर रेस्ट्रिक्शंस लागू हों। दोस्तों, आर्टिकल 19 आपको माइक्रोफोन देता है, लेकिन उसके साथ साथ उसको चलाने की इजाज़त भी देता है, लेकिन उसके साथ साथ जिम्मेदारियों का भी एहसास आपको होना चाहिए, क्योंकि अगर आप जिम्मेदारी निर्वाह नहीं करेंगे तो आपके साथ साथ पूरे समाज में नुकसान होगा। तो आर्टिकल 19 की कहानी सिर्फ यहाँ ख़त्म नहीं होती, बात आती है पीसफुल प्रोटेस्ट करने की। पीसफुल प्रोटेस्ट का मतलब ये है कि आपके पास हथियार नहीं होने चाहिए, और पीसफुल शब्द पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है, क्योंकि
आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोटेस्ट और क्योस के बीच में क्या अंतर है। अगर आपकी प्रोटेस्ट से क्योस पैदा हो रहा है तो जाहिर सी बात है सरकार का इंटरवेंशन बढ़ेगा और आपकी आज़ादी को वहाँ पर रोक दिया जाएगा। दोस्तों जरा सोचिए, आप हरियाणा के रहने वाले हैं और आप और आपके दोस्त मिलकर चाहते हैं कि हम दक्षिण में जाकर रहें, दक्षिण भारत में, और आपकी इच्छा है कि आप बम्बई में जाकर रहें और आप बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि वहाँ पर आपके जीवन के लिए अवसर अच्छे हैं। तो ये आपको आर्टिकल 19 आपको ये आज़ादी देता है कि आप देश के किसी भी हिस्से में मूव कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, घूम सकते हैं और वहाँ के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं और उसका इस्तेमाल अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। तो आर्टिकल 19 का दायरा बहुत बड़ा है, इसके तहत आपको पूरे देश में कहीं भी जाने की आज़ादी प्राप्त होती है। तो दोस्तों आपको ख्याल आया कि हमें एक राजनीतिक संगठन बनाना चाहिए और उस संगठन के माध्यम से हम देश में जागरूकता फैलाना चाहते हैं कि किस तरीके से इलेक्शंस में सुधार हो, किस तरीके से जनता के बीच में एक ओपिनियन तैयार हो जिससे लोग जागरूकता बढ़े, वोट का सही इस्तेमाल किया जाए। या आप एक ऐसा आर्थिक संगठन बनाना चाहते हैं जिसके माध्यम से आप ये चाहते हैं कि आप एक अर्निंग प्राप्त करना चाहते हैं, उस संगठन के माध्यम से आप जो है लोगों की भलाई भी करना चाहते हैं, या फिर आप अपनी तरक्की करना चाहते हैं, या फिर एक ऐसा सामाजिक संगठन तैयार करना चाहते हैं जिसके माध्यम से समाज में जो बुराइयाँ चल रही हैं उनका विरोध किया जा सके। जैसे कि समाज में बहुत सारी बुराइयाँ चल रही हैं, जैसे महिलाओं के खिलाफ अपराध हैं, चाहे नशाखोरी की प्रॉब्लम हो, चाहे जो है समाज में लिंग भेद की समस्या हो, इस तरह की बहुत सारी समस्याएं समाज की हो सकती है। तो इन समस्याओं को सुधारने के लिए, इन समस्याओं का निवारण करने के लिए आप संगठन बनाना चाहते हैं तो उसको वेलकम किया जाता है। भारतीय संविधान उसकी इजाज़त देता है। आप कोऑपरेटिव सोसाइटी भी बना सकते हैं, आप ट्रेड यूनियन भी बना सकते हैं, आप छात्र संगठन भी बना सकते हैं, कोई भी प्रेशर ग्रुप बना सकते हैं। इस तरह का संगठन बनाने की आज़ादी आपको भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(c) के तहत दी गई है और इसके इस्तेमाल करके आप देश की मुख्य धारा में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 आपको ये भी इजाज़त देता है आप देश के किसी भी क्षेत्र में जाकर जो है व्यवसाय कर सकते हैं, रोजगार कर सकते हैं, बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स, कुछ भी आप कार्य कर सकते हैं जिससे कि आपको व्यक्तिगत लाभ भी हो सकता है और देश के लिए भी कार्य कर सकते हैं और सामाजिक कल्याण के लिए भी कार्य कर सकते हैं। इस तरीके से पूरे देश में किसी भी व्यक्ति को कहीं भी जाकर रोजगार प्राप्त करने की आज़ादी है और रोजगार देने की आज़ादी है और रोजगार जो है जनरेट करने की आज़ादी है। तो दोस्तों आर्टिकल 19 के तहत 6 प्रकार की फ्रीडम हमें दी गई है एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। लेकिन ये ध्यान रखने की बात है कि ये कंडीशनल है, ये भारतीय सिटीजन्स को ही मिलेंगी, विदेशी व्यक्ति को ये स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। तो एक मोटे तौर पर हमारे पास जो 6 स्वतंत्रताएं हैं वो कौन कौन सी हैं, एक बार फिर मैं आपको रिपीट करा देता हूँ। जैसे कि प्रथम है बोलने की आज़ादी, दूसरी है पीसफुली जो है प्रोटेस्ट करने की आज़ादी, तीसरी है देश के किसी हिस्से में मूवमेंट करने की आज़ादी, चौथी है संगठन बनाने की आज़ादी, पांचवी है देश के किसी भी हिस्से में रहने की आज़ादी, छठी है यानी कोई भी बिजनेस करने की आज़ादी या कोई भी कार्य करने की आज़ादी देश के किसी हिस्से में। यानी ये जो 6 आज़ादियाँ भारतीय नागरिकों को दी गई हैं, इसका मतलब ये है कि इनका इस्तेमाल करके उसके व्यक्तित्व का विकास हो सकता है, वो मुख्य धारा में शामिल हो सकता है और वह व्यक्ति समाज के लिए एक अच्छा योगदान दे सकता है। पहले 7 फ्रीडम्स होती थी, अब 6 हैं। 7वीं जो थी वो राइट टू प्रॉपर्टी का एक अधिकार था जो कि भारतीय नागरिकों को ये अधिकार देता था कि उनकी मर्जी के बगैर उनकी प्रॉपर्टी को नहीं लिया जा सकता। यानी ये बहुत ही एक मजबूत एक अधिकार दिया गया था जनता को। लेकिन भारतीय संविधान के संशोधन 44 द्वारा इस अधिकार को समाप्त कर दिया गया और यह संशोधन 1978 में किया गया था। अब सरकार 1978 के बाद किसी भी व्यक्ति से उसकी प्रॉपर्टी को हासिल कर सकती है उसको नोटिस देकर, लेकिन सरकार को उसके लिए प्रॉपर जो मार्केट है उसके हिसाब से मुआवजा देना आवश्यक होगा। दोस्तों एक प्रश्न खड़ा होता है कि क्या हमें अनुच्छेद 19 एब्सोल्यूट फ्रीडम्स देता है, तो इसका जवाब बिल्कुल ना में होगा, क्योंकि इसके साथ साथ हमें जो है बहुत सारी बाउंड्रीज का ध्यान रखना पड़ता है और इसकी लिमिटेशंस को ध्यान में रखकर हमें इसका इस्तेमाल करने की आवश्यकता होती है। लेकिन एक जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो ये है कि नागरिक अधिकतम स्वतंत्रताएं प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन सरकार उनको रेस्ट्रिक्ट करना चाहती है। इन दोनों के बीच में एक बहुत ज़्यादा बैलेंस संविधान में रखा गया है और इस बैलेंस को समझना हर नागरिक के लिए ज़रूरी है। दूसरी बात है कि अगर इनके बीच में डिस्प्यूट हो जाता है तो यहाँ पर कोर्ट का इंटरवेंशन हो जाता है। यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत कोई भी व्यक्ति हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा सकता है कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, यानी कि स्वतंत्रताओं का हनन हुआ है। तो कोर्ट का इंटरवेंशन हो जाता है तो हमें कोर्ट के जजमेंट को ध्यान में रखकर आर्टिकल 19 का इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कोर्ट के अधिकार है कि वो संविधान के किसी भी अनुच्छेद का विश्लेषण कर सकता है और उसको संवैधानिक पैमाने पर उसको सही ठहरा सकता है, उसको गलत भी ठहरा सकता है। दोस्तों यहाँ मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग केस के बारे में डिस्कस करूंगा जिसको हम श्रेया सिंगल केस कहते हैं। इस केस के मुताबिक जो है आज के दौर में फ्रीडम ऑफ स्पीच का एक मामला सामने आया था जो कोर्ट के संज्ञान में था। इसके मुताबिक जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, उसको डिफाइन किया गया था और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो है उसके मुताबिक उसकी एक धारा है जिसको हम 66 कहते हैं,
उसमें एक प्रोविज़न रखा गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर ऑनलाइन क्राइम करता है तो उसको सज़ा दी जा सकती है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 66 धारा को पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया। इसका मतलब ये था कि सरकार भी नागरिकों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध नहीं लगा सकती। लेकिन नागरिक को स्वतः संज्ञान में बात रखनी चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को इससे नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी भी समुदाय को नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी भी जाति विशेष को नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी भी धार्मिक विशेष को नुकसान नहीं होना चाहिए, एवं किसी विदेशी को नुकसान नहीं होना चाहिए। तभी हम इनका रचनात्मक इस्तेमाल इन आज़ादियों का कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरह से आर्टिकल 19 के तहत जो हमको आज़ादियाँ दी गई हैं, वो हमें एब्सोल्यूट नहीं है, उन पर रेस्ट्रिक्शंस हैं। दूसरी बात हमने बताई थी, नागरिक और सरकार के बीच में एक संतुलन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, और भारतीय संविधान इस बारे में कोर्ट को इजाज़त देता है कि अगर ये असंतुलन पैदा हो तो कोर्ट उसको संतुलित करता है। लेकिन यहाँ पर 2 प्रश्न और खड़े होते हैं। क्या जो लिखा गया है भारतीय संविधान में, यानी अनुच्छेद 19 में जो स्वतंत्रताओं के बारे में बताया गया है, वो लिखित में हमारे पास जो दस्तावेज है, क्या वो लिखित दस्तावेज ही काफ़ी है? बिल्कुल नहीं, लिखित दस्तावेज जो है वो काफ़ी नहीं है। ये कहा जाता है कि संविधान लिखना आसान है, लेकिन उसका पालन करना बहुत मुश्किल होता है। उसी तरीके से कोई कानून बनाना आसान है, उसको लागू करना बहुत मुश्किल होता है। तो उसकी दूसरा पहलू जो है उसको लागू करने वाला, उस पर हमारा ध्यान होना चाहिए। उसके लिए जनता के बीच में एक जागरूकता का स्तर बहुत अच्छा होना चाहिए। इन स्वतंत्रताओं का इस्तेमाल करने के लिए नागरिकों की मानसिकता क्या है, ये बहुत मायने रखती है। उसकी मानसिकता अगर सकारात्मक है तो इनका इस्तेमाल देश के विकास में किया जा सकता है। अगर सोच नेगेटिव है तो इनका इस्तेमाल जो है एक रूढ़िवादी सोच को पैदा करेगा। इससे समाज में क्योस पैदा होगा, इससे समाज में सांप्रदायिक झगड़े हो सकते हैं, इससे समाज में जातीय झगड़े भी हो सकते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखकर हमें आगे चलना होता है। जुडिशरी का कार्य का है स्वतंत्रताओं को की रक्षा करना और इनका सही तरीके से पालन करवाना।